अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो हम सब के दिल की आवाज़ है। अक्सर जब हम सड़क पर निकलते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ता है या हेलमेट ना होने पर चालान होता है तो हम फ़ौरन कहते हैं कि ये गरीब पर जुल्म है, ये तो हमें सिर्फ तंग करने के तरीके हैं। हमें लगता है कि ये छोटे छोटे रूल्स सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया करने और हम पर बोझ डालने के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, चाहे वो लाइन में खड़े होने का कानून हो, बिजली के बिल्स की बर वक्त अदायगी हो या कचरा सही जगह फेंकने की पाबंदी, हमें ये सब एक कैद महसूस होता है और हमें लगता है कानून सिर्फ आम आदमी को दबाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आज सड़क पर कोई कानून ही ना हो तो क्या कोई गरीब या अमीर सुकून से सफ़र कर सकेगा? वो हेलमेट जिसे हम बोझ समझते हैं, दरअसल वो हमारी अपनी हिफाजत के लिए जो हादसे में हमारी ज़िंदगी बचाता है। वो लाइन जो हमें लंबी लगती है वो हमें धक्कम पेल और बेइज्जती से बचाती है। कानून हम पर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि ये वो हिफाजती दीवार है जो हमें हादसात, बेसुकूनी और बेनज़मी से बचाती है। और जब हम कानून पर अमल करते हैं तो हम किसी पर एहसान नहीं करते, बल्कि अपने लिए एक पुरअमन ज़िंदगी का इंतखाब करते हैं। तो आइए आज इस सोच को बदलते हैं। ये कानून बोझ नहीं है, ये कानून हमारी बेहतरी के लिए है। तो हम सबको चाहिए कि जो छोटे छोटे कवानीन हैं ये हमारी अपनी बेहतरी के लिए हैं, इनको हम फॉलो करें। और ये था मेरा आज का एक मैसेज आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज हम एक नहायत मुफीद और आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ मेथी दाने के बारे में बात करेंगे। ये एक सादा सा घरेलू इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तिब में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हकीम मुज़म्मिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत से हैं? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो हकीम साहब हमें बताएं कि मेथी दाने में कौन से फ़वाइद हैं और तिब में इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है? मेथी दाना एक चीज़ तो शुरू में ही मैं वाज़िया करना ज़रूरी समझता हूँ। एक मेथरे होते हैं और एक मेथी दाना होता है। हमें इन दोनों का फ़र्क मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेथी दाना और मेथरे, ये मैं दोनों चीज़ें नाज़रीन के सामने जो है वो दिखा देता हूँ ताकि उनको समझने में आसानी हो। इन दोनों के फ़वाइद भी अलग-अलग से हैं। मेथी दाना हमें मिलता है ये पंसारी से, बिल्कुल छोटे छोटे बीज होते हैं और इनका साइज़ मेथरे की बनिस्बत थोड़ा छोटा होता है। इसको मेथी दाना कहा जाता है और ये मेथरे होते हैं। जो बड़े बड़े दाने हमें मिलेंगे, ये कभी भी ख़रीदते वक्त पहली ही शुरुआती तौर पर गलती ना कीजिएगा कि आप मेथी दाना लेने जाएं तो आपको मेथरे दे दिए जाएं। ऐसा नहीं है। ये आपने मेथी दाना ही जो है वो इस्तेमाल में लाना है। और अमूमी तौर पर जहाँ जहाँ भी मेथी के मुतल्लिक़ा जो फ़वाइद जो हैं वो हमें सुनने में, बताने में, दिखाने में मिलते हैं, वो ज़्यादातर मेथी दाने के होते हैं। मेथरे जो होते हैं ये आपने सब ने देखा होगा, अमूमी तौर पर हमारे घर में जो अचार इस्तेमाल होता है, जो हम घर में अचार पहले बहुत ज़्यादा घर में ही ख़वातीन बना लिया करती थी, उनमें इसको खुशबू के लिए और अचार की अफादियत को मज़ीद थोड़ा बढ़ाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो मेथी दाना है, मेथी दाना हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मिकदार को भी कम करने में मददगार साबित होता है। जिस्म के अंदर जो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी बेहतर करने के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो मर्दाना हार्मोन्स के तौर पर जो है वो वर्क करता है, ये उसकी मिकदार को भी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ाता है। फिर ये गले के अमराज के लिए मेथी दाना बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। सीने की जकड़न के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए मेथी दाना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इन सब से बढ़कर ये हमारे जो मैदा के अमराज हैं, जो तेज़ाबियत है, जो बदहज़मी है, उसके लिए मेथी दाने का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे बड़े फ़ायदा हासिल किया जाता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जिन लोगों को शुगर है वो इसको कैसे इस्तेमाल करें? शुगर के मरीज़ जो होते हैं, कुछ तो चीज़ों के जो अफादियत होती है ना, उसमें मुबालगा बड़ा कर दिया जाता है
कि आप सिर्फ एक चीज़ ये लें तो सब दवाइयों से छुट्टी। बिल्कुल ऐसे मैं इस चीज़ को ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मुफरद अद्वियात होती हैं, मुफरद से मतलब होता है एक एक चीज़ से इलाज करना, ये इलाज की मुआवनत कर सकती हैं कि आपकी बीमारी को बढ़ने से रोक सकती हैं या बीमारी का जो ख़तरा जिस्म में बढ़ रहा होता है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। अब बड़े बड़े मैंने वो हेडलिंग देखी कि मेथी दाना शुगर हमेशा के लिए ख़त्म, मेथी दाना आपके जिस्म से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हमारी ग़िज़ाई तौर पर हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है। अगर हम उसको ग़िज़ाई तौर पर कंट्रोल नहीं करेंगे और अपना डाइट लेवल जो है वो कुछ बेहतर नहीं रख सकेंगे तो फिर ये चीज़ें थोड़े देर के लिए आपको फ़ायदेमंद लगेंगी, बाद में फिर ये चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देंगी, तो फिर आपको लगेगा कि कहने वाले ने कुछ कह दिया। लेकिन इसका फ़ायदा हासिल करने के लिए जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो एक नुस्खा मेथी दाना का, अमूमी तौर पर ये मशहूर है कि मेथी को रात को पानी में भिगो के रख दें तो सुबह पानी पी लें तो ये शुगर को काफ़ी कंट्रोल करती है। लेकिन इसका जो नुस्खा हम इस्तेमाल करवाते हैं और जो बाकायदा मरीज़ को चेक करने के बाद देते हैं और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं, वो होता है मेथी दाना। ये लेते हैं हम 50 ग्राम, ठीक है, और इसमें कलवंजी ये हम डालते हैं इसमें 25 ग्राम, और एक चीज़ इसमें डालते हैं हम तुख्मे कासनी, ठीक है, ये भी डालते हैं हम 25 ग्राम। और ये तीन चीज़ों का सफ़ूफ बन जाता है पाउडर। ये सफ़ूफ सुबह खाली पेट छोटा आधा चम्मच पानी के साथ और रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ, ये बहुत सारे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया गया। एक चीज़ ये भी वाज़िया कर दूं, उनकी उम्र 40 साल से कम थी तो उनको फ़ायदा हुआ 80%, यानी 40 साल से कम अगर शुगर है तो इससे उनको फ़ायदा हुआ 80%। जो 40 साल से ज़ायद उम्र बढ़ जाती है तो फिर फ़ायदा होगा 60%। लेकिन इसके साथ कुछ ग़िज़ा को उन्होंने एहतियात के साथ इस्तेमाल किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी शुगर भी लेवल पर आ जाती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि अगर किसी को बीपी का मसला है तो हम उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये? ब्लड प्रेशर की जो बुनियादी वजह समझी जाती है वो असल में होता है खून का जम जाना या खून का बहाव ठीक ना हो जाना, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अमूमी तौर पर उनकी लिपिड प्रोफाइल के लिए कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जिस्म में अगर ज़्यादा है तो उससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे, कॉलर है उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ चिन्नौर से। जी मोहसिन, सवाल करें। मैम सवाल ये था कि जो मेथी दाना होता है उसका मर्दाना ताकत के साथ भी कोई ताल्लुक होता है उससे? वो मैंने पहले ही शुरू में बता दिया कि मेथी दाना जो हमारा एक मर्दाना हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन होता है जो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को, असाबी निज़ाम को मजबूत करता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके तरीक़ाकार इस्तेमाल ये होता है कि मेथी दाना, सिर्फ मेथी दाना, इसको 20 ग्राम ले लें और इसमें आप लौंग जो है 20 ग्राम, अगर मेथी दाना है तो लौंग इसमें कम से कम जो है वो आप 10 ग्राम, और इसके साथ मुनक्का, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके या तो गोली बना लें चने के बराबर, या वैसे ही अगर सफ़ूफ बना के रात को सोते वक्त दूध के अंदर इसको पका के अच्छी तरह से ये वाला दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो उससे फिर जो आसाबी निज़ाम होता है हमारा वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। अच्छा हकीम साहब, हम बीपी पे बात कर रहे थे। जी, ब्लड प्रेशर का मैं ये कह रहा था कि इसमें एक ऐसी अफादियत है कि ये खून को पतला रखने में मुआवन होती है, मतलब ये खून को जमने नहीं देता है, तो खून की रवानी को भी बेहतर करता है। तो जैसे जैसे खून की रवानी ठीक रहेगी, दिमाग और दिल तक जो खून की मतलूबा मिकदार है वो सही पहुंचती रहेगी, तो ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ेगा नहीं। तो उसके लिए हम मेथी दाने को रात को 2 चुटकी, मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा, इसको 1 कप पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के इसका पानी निथार के पीना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ ही 3 इंची का पीस मुलट्ठी का, ये मुलट्ठी सुबह को भिगो दें और असर के बाद पिएँ। मेथी दाना रात को भिगो दें और सुबह के टाइम पे पिएँ। कुछ वक्त के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा लेवल पर आ जाएगा, फिर भी तबीयत चेक करवा के मुस्तकिल इसका इलाज किया जाए ताकि इस बीमारी से हमेशा के लिए बचा जा सके। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए सेफ़ है ये? जो शुरुआती महीने होते हैं, मतलब 3 से 4 माह का अगर प्रेगनेंसी है तो फिर इससे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर 9th मंथ लास्ट में है तो उसके इस्तेमाल में इसमें कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन शुरुआती जो अयाम होते हैं उनमें इसमें एहतियात करनी चाहिए। एक इसका फ़ायदा वज़ा हमल के बाद बहुत ज़्यादा
अतिब्बा कराम ने जो है वो अपनी तहकीक के साथ साबित किया है कि अक्सर माएँ ऐसी होती हैं कि वो बच्चे को उनकी जो बुनियादी ग़िज़ा होती है, जो दूध होता है, वो उनको नहीं होता या उनकी कमज़ोरी की वजह से उसकी प्रोडक्शन ठीक नहीं होती है। तो ये मेथी दाना सिर्फ़ और सिर्फ आधा चम्मच छोटा, थोड़ा सा इसको तवे पे गर्म करके इसको भून लें और इसको पीस लें, और पीस के गाय के दूध के अंदर इसको पका के सुबह और शाम अगर ये वाला दूध इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो बच्चे की ग़िज़ा जो दूध है माँ की तरफ से मिलनी है उसकी मिकदार काफ़ी वाफर हो जाती है। अगर इसी में एक चीज़ बदारी कंद मिलती है, बदारी कंद और मेथी दाना, ये दोनों मिक्स करके भी दूध के अंदर मिलाया जाए तो इसमें जो ख़वातीन में प्रेगनेंसी के बाद कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है। बदारी कंद, अश्वगंधा नगोरी और मेथी दाना, ये 3 चीज़ों का निस्का बराबर वज़न पीस के रख लें और दूध में पका के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कमज़ोरी ख़वातीन में जो पाई जा रही है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोग ना वेट लॉस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, तो क्या सच में इससे वज़न कम होता है? बिल्कुल वज़न कम होता है, क्योंकि इसने जिस्म के अंदर जो बढ़ने वाले फासद मवाद हैं, जो तेज़ाबी मवाद हैं, उनको ये जमा नहीं होने देती है। इसके एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि ये निज़ाम इंहज़ाम को भी बेहतर करती है और निज़ाम इखराज को भी बेहतर करती है। तो मोटापे की असल में बुनियादी वजह या तो हमारी कसलमंदी है या हमारी ओवर ईटिंग है, जो हम अपनी ग़िज़ा को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर आप ग़िज़ाई एहतियात के साथ मेथी दाना और इसके साथ सौंफ, ये सौंफ है, ये ले लें सौंफ, और इसके साथ मेथी दाना आप ये वाला ये आप ले लें, सौंफ 50 ग्राम ले लें, मेथी दाना जो है ये भी आप 50 ग्राम ले लें, और इसमें काली मिर्च डालें 20 ग्राम, और इसमें डालें आप सुंड 20 ग्राम। ये वाला एक नुस्खा बना के रात को सोते वक्त आधा चम्मच नीम गर्म पानी से लें तो आपका बड़ा हुआ पेट भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, और जो फैट लीवर पे आई हुई होती है ये जिगर के फैट को भी बेहतर करने में काफ़ी मुआवन साबित होता है। अच्छा हकीम साहब, और आपके पास कौन से मुफीद नुस्खे हैं? नुस्खा जात मेथी दाना के हवाले से तो गले की खराबी का बहुत बेहतरीन नुस्खा है। बच्चा है, बड़ा है और उसका गला मुस्तकिल ख़राब रहता है, या उसको मुस्तकिल केरे का मसला होना शुरू हो गया हुआ है, या खांसी उनकी ठीक नहीं हो रही होती है, तो सिर्फ अकेली मेथी दाना जो होता है इसको 2 चुटकी लेके थोड़ा सा तवे पे गर्म करके इसको पीस लें और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं ताकि ये मिक्स हो जाए, पेस्ट बन जाए, और साथ ही इसमें थोड़ा सा शहद मिला के थोड़ा थोड़ा चिटाना शुरू कर दें तो खांसी में फौरी तौर पर अफाका होना शुरू होता है। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वकास जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 4-5 साल से गुर्दों का मरीज हूँ। गुर्दों में पथरियाँ होती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, इसका कोई मुस्तकिल हाल है या नहीं है? ठीक है। गुर्दे में पथरियाँ बार बार बन जाएं और वो निकलती भी रहें तो ये असल में गुर्दों की अफ़ाल की कमज़ोरी होती है। जो उन्होंने हमारा पानी पिया हुआ फ़िल्टर करके जो है वो जुज़्वे बदन बनाना होता है वो नहीं कर पाते हैं, या जो हम पानी पी रहे होते हैं सबसे पहले तो ये अपने घर में जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो है वो लेवल चेक करवाएं कि वो पीने के लायक है कि नहीं है। वो घर में पानी इस तरह से इस्तेमाल करने से पथरियाँ बार बार बन जाती हैं। इनके लिए एक बड़ा कुदरत का तोहफ़ा इन दिनों में खरबूजा आया हुआ है। ये खरबूजा लेके उसके बीज निकाल लें और वो जितने बीज हों उसमें 1 लीटर पानी डालें और इसका शेक बनाएं, मतलब शरबत बना लें, और इसमें थोड़ी सी जो है वो शक्कर मिलाएं। सुबह सुबह खाली पेट रज के ये पी लिया करें और असर के बाद पी लिया करें। इंशाल्लाह पथरियाँ जो हैं वो टूटना भी शुरू हो जाएंगी और उसका इखराज भी बेहतर हो जाएगा। और एक पथरी के लिए नुस्खा हमारा मामूल मतहब है। ऐसे मरीज़ कुछ होते हैं जिनको पेशाब की नाली में पथरी अटक जाती है तो वो बहुत तकलीफ़ देती है, मतलब वो मिकदार में यानी साइज़ में छोटी होती है लेकिन इखराज नहीं हो रहा होता है। तो वो रेवंत चीनी और ये ले लें 100 ग्राम, और जौ खार लें इसमें 50 ग्राम रेवंत चीनी, जौ खार और कलमी शोरा ये 50 ग्राम। रेवंत चीनी जो है वो 100 ग्राम है, बाकी जो है वो 50-50 ग्राम है। ये सफ़ूफ बना लें। हर 3 घंटे के बाद 2 चुटकी इसकी मिकदार है, सिर्फ चम्मच का चौथा हिस्सा ये इस्तेमाल करें। 2-3 दिन में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 5 mm तक तो पथरी हो तो वो टूट के निकल जाती है। और इसका कसरत इस्तेमाल मतलब मुस्तकिल इस्तेमाल आइंदा पथरी बनने से भी महफूज रखता है और तबीयत में बहाली ले आता है। ठीक है। वैसे हकीम साहब, नींद के लिए अगर आप कीवी खा लो ना, 2 कीवी सोने से पहले, खाने के थोड़ी देर बाद, तो बड़ी सुकून की नींद आती है। उसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, फल के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले कीवी का इस्तेमाल इंसान की मिजाज की मुनासबत से हो सकता है। क्योंकि जो लोग पहले से जोड़ों के दर्द में मुब्तला हों या पहले से उनके पट्ठों में कोई मसला हो
या कीवी उन लोगों को भी नहीं खानी चाहिए, ये मैं जी ज़िम्नन बताएं, अर्ज़ कर क्योंकि देता हूं। आजकल आया भी है ना जी काफी। आया है, जिनको मुस्तकिल सर दर्द का मसला है अच्छा। और वो हर वक्त हल्के हल्के मीठे मीठे सर दर्द में है, तो उनको कीवी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वैसे अगर कोई हेल्दी है तो वो खा वो सकता खा है। सकते हैं, ठीक तंदुरुस्ती है। में फल है अच्छा, अल्लाह एक का। कॉलर ने पूछा था मक्खियों का, कि उनके घर में मक्खियां बहुत ज्यादा है। वैसे तो हर घर में ही होती हैं इस मौसम में। हमने लौंग वाले जो टॉपिक था उसमें मक्खियां भगाने का एक नुस्खा बताया जी। था कि वो लौंग का जो है वो हम स्प्रे बना के ना जी, वो हम लौंग और दारचीनी इस तरह की चीज़ों को मिक्स करके इसका स्प्रे तिलों के तेल के अंदर जो है वो और मिला के पानी मिला के उसकी स्प्रे बना के हम पूरे घर में करें तो उससे जो है वो मक्खी काफ़ी भाग जाती है, नहीं ठीक आती। है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। गर्मियों का मौसम शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ी मुश्किलात लेकर आता है। शुगर के जो मरीज़ हैं इस मौसम में उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है और आजकल तो हमारी यूथ में, बच्चों में शुगर के केसेस बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, जो एक बहुत ज़्यादा सीरियस मसला भी बन चुका है। गर्म मौसम में जिसमें पानी की कमी, कमज़ोरी और ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकता है। इसलिए क्या एहतियात करनी चाहिए हमें और कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए और गर्मियों के मौसम में हम शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ डायबिटीज़ एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद राशिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, नूर आप सुनाएं। सब अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं, हमें पता है कि पाकिस्तान में जो हम मरीज़ देखते हैं डायबिटीज़ के, कितना ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम टॉप पे आ गए हैं शुगर में अभी, या नहीं आए, दूसरे तीसरे नंबर पे है। तो सबसे पहले तो बताएं इसकी वजूहात क्या है, क्यों पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस मौसम में हम क्या एहतियात कर सकते हैं? देखिए नूर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हम लोग इस वक्त तीसरे नंबर पे हैं। चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हम खड़े हैं। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि आपके एडल्ट लेवल, मतलब हर तीसरा बंदा जो है, जो एडल्ट पाकिस्तानी है, वो डायबिटिक है। इस लिहाज से आप देखें तो इस वक्त हम दुनिया में नंबर 1 पे खड़े हैं। हमने चाइना, इंडिया जिनकी 1.5 अरब की आबादी है, हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। वी आर एट द टॉप। अब ये क्यों? देखिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल, कि हम टॉप पे खड़े। नो, दिस इज नॉट। ठीक है, तो ये जब खबर आई तो मैं भी हिल गया था कि यार मतलब हम क्या कर रहे हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो है ना, हम क्यों टॉप पे खड़े हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है सेल्फ डिनाइल। आप देखें मेरे क्लिनिक में जब भी पेशेंट आते हैं ना, उनकी सबसे पहले ब्लड शुगर चेक होती है। अब जब चेक होती है तो पता लगता है कि उसकी शुगर 350 या 400 पर है। अच्छा, अब वो जब मेरे पास आता है तो मैं उसे कहता हूँ कि जी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है। अच्छा, अब वो सेल्फ डिनाइल में चला जाता है अगर वो आदमी है तो। और नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो असल में मिठाई खा के आया हूँ, कोई कहेगा मैं गुलाब जामुन खा के आया हूँ, कोई कहेगा मैं बोतल पी के आया हूँ, कोई कहेगा मैं कोक पी के आया। मतलब ये अपने हम सेल्फ डिनाइल में जा रहे हैं। एक चीज़, अगर कोई खातून है तो खातून को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं उसको बोलता हूँ कि आपको बीबी मुझे लग रहा है आपको डायबिटीज़ है। वो कहे डॉक्टर साहब होली बोलो। क्या हो गया? बाहर मेरी सास बैठी, बाहर मेरी नान बैठी, मैंने भी भरजाई बैठी। मतलब हमने इसको स्टिग्मा बना दिया है कि हम जो है मतलब इससे आगे सोच नहीं सकते कि अगर किसी को अगर डायबिटीज का लेवल लग गया है तो दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखिए डायबिटीज के साथ भी लोग कितना बेहतरीन रह सकते हैं। आप ये देखें, क्या नाम है, जैसे वसीम अकरम है। वसीम अकरम मतलब ये वो बंदा है जो मतलब इंसुलिन लगाकर ये बॉलिंग भी करता था और सब कुछ करता था। ठीक है, आप देखें दुनिया में उस जैसा बॉलर नहीं है, वो स्विंग का सुल्तान भी लोग उसको कहते हैं। तो दैट इज, अब जब रब कुछ चीज़ें आपसे लेता है तो आपको एक्स्ट्रा देता भी है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त हमारी जो नई जनरेशन है ना, ये बेसिकली स्टेक पर है। हमारे बच्चे डेवलप कर रहे हैं डायबिटीज़, हमारे बच्चे ओबीज हो रहे हैं। देखिए हमारे ज़माने में क्या था, हमारे ज़माने में मैं आपको बताऊं कि ये मैं बात बता रहा हूँ 70s की। उस वक्त क्या नाम है, ज़्यादा क्या होता था, हम लोग फिजिकल होते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, हम फुटबॉल खेलते थे, हम हॉकी खेलते थे, हम भागते दौड़ते थे। अब तो बच्चे जो हैं वो सिर्फ मोबाइल्स के ऊपर और बस उनकी ज़िंदगी यही है, या वो खाते हैं या मोबाइल देखते हैं या सोते हैं या वॉशरूम जाते हैं। दिस इज़ ऑल दे डू। तो उसमें देखें जब तक आपकी एक्टिविटी नहीं होगी हम इसी तरह से ख़तरनाक हद तक बढ़ते जाएंगे और हमारे बच्चे क्या, उनके बच्चे भी जो प्रॉब्लम में क्रिएट होते हैं।
सो दिस इज एक्चुअली दी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा मैं पूरी कौम को ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर रखें, अपने बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखें। जब तक आप फिज़िकली एक्टिव नहीं रखेंगे वो इसी बीमारी की तरफ, और ये बेसिकली स्लो पॉइजनिंग है। ये मैं एक और चीज़ बता दूँ, डायबिटीज़ को मैं कहता होता हूँ ये इंसानी दीमक है। जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है ना, वो अंदर से उसको बिल्कुल खा जाती है, जब आप उस पर लोड डालते हैं तो वो बिल्कुल बिखर जाती है। ये भी डायबिटीज़ भी इसी तरह से क्या क्या करती है, आपके गुर्दे खराब करती है, आपकी आंखें खराब करती है, आपके दिल का अटैक कर देती है, आपकी नसें बिगाड़ देती है, आपके पैरों में से जो रब ने क्या नाम है आपको एक नेमत दी हुई है दर्द की, वो दर्द खींच लेती है। आपका पाँव अगर हल्की सी चोट लग जाए तो वो इतना बिगड़ जाता है कि जो है ना पाँव काटने की बात आ जाती है। तो इसलिए हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इसको एज ए हमने पूरा उसमें लेना चाहिए कि नहीं यार हमने इसके खिलाफ लड़ना है, ये दुश्मन है हमारा, इसके खिलाफ हमने लड़ना है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो मौसम चल रहा है, हम देखते हैं अभी पिछले दिनों हीट वेव भी थी जी। और अब 2 दिनों से थोड़ा बेहतर हुआ है मौसम। तो इस मौसम में ऑब्वियसली बहुत से लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, पानी की कमी होती है। तो वो जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको ये डिहाइड्रेशन कैसे अफेक्ट करती है और उनके लिए कितनी डेंजरस है? नूर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इस वक्त जो एक्चुअली डायबिटीज़ के पेशेंट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो उनकी हाइड्रेशन है। अच्छा, जब तक उनके अंदर पानी और सारी चीज़ें चलती, देखिए आपकी सारी चीज़ें स्टेक पे लगी हुई हैं, आपके गुर्दे, आपका दिल, आपकी आंखें, आपकी नसें, एवरीथिंग इज ऑन द स्टेक। उनको बचाने के लिए क्या चीज़ है, एक पानी ही चीज़ है। जो उनकी हाइड्रेशन अगर सही रखेगा तो चीज़ें सही चलती रहेंगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि आजकल भी जो है ना लोग, हालांकि हीट वेव है सारा कुछ है, लोग क्या करते हैं पानी कम इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, फिर ऊपर से वो पानी पी लें तो वो ज़ाहिर बार बार पेशाब आता है उनको, वो इसी चक्कर में कि यार बार बार पेशाब के ना जाना पड़े, पानी कम पियो। ओ भाई बात ये है कि आप पानी पिएंगे तो चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी ना, आपके गुर्दे तर रहेंगे, आपके गुर्दे बचे रहेंगे। अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और मैं आपको ये बता दूं, जो डिहाइड्रेशन है ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक खौफनाक ख्वाब हो। इट्स अ नाइटमेयर फॉर द डायबिटिक्स। ठीक है, ओ हो इसको जो है बिल्कुल हमें, मतलब पानी ऐसे होना चाहिए कि आपकी बोतल आपके हाथ में होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप एक घूंट पी लें, 2 घूंट पी लें, ताकि आपकी जो है, देखें गर्मी में होता क्या है नूर, होता ही है कि हमारे जिस्म के अंदर से इनसेंसिबल लॉस हो रहा है, हमें पसीना आ रहा है, हमें सब कुछ हो रहा है, हमें यूरिन आ रहा है, हम क्या नाम है सांस ले रहे हैं, हमारा पानी तो वैसे भी इवेपोरेट हो रहा है। अब उस पानी को कहाँ से, जो इनसेंसिबल लॉस है उसको वहाँ कहाँ से पूरे करेंगे, जब तक हम पिएंगे नहीं। तो उसका जो सबसे बेहतरीन है, आप एक छोटी बोतल हाथ में रखें, अगर वो ख़त्म हो जाए अगली ले लें, वो इस तरह से अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन यू कैन डू। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डिटॉक्स वाटर है ये बेनिफिशियल है शुगर पेशेंट्स के लिए? जी डिटॉक्स बहुत अच्छा है, उसमें लेमन वगैरह बाकी चीज़ें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है ना चीज़ें, तो ये आपके लिए, देखें इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, डायबिटीज़ को जो पेशेंट को जो सबसे ज़्यादा चीज़ मारती है ना, वो ऑक्सीडेटिव क्या नाम है कोरोजन है, वो क्या नाम है, और बेसिकली वो शुगर के लेवल के बढ़ने से भी हो जाती है, और उसी की वजह से जो है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, इसी तरह से आपकी नसों को भी जंग लगता है, इसी तरह से आपकी खून की नालियों को भी जंग लगता है। ये डिहाइड्रेशन से होता है। तो हमने उसको कैसे सही रखना है, हम जब तक उसको वेट रखेंगे वो चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत अच्छी है और उससे शुगर रिवर्स भी हो जाती है, तो इज़ दैट ट्रू? देखिए नूर, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो शुगर है ना, शुगर इसको आप समझें कि जैसे आपके घर में बिजली आ रही है, ठीक है, बिजली आ रही है, आपकी एसी वेसी हर चीज़ चल रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे ही बिजली चली जाए तो क्या होता है, आपका यूपीएस ऑन हो जाता है। यूपीएस ऑन होता है तो आपके जो है ना, क्या नाम है, एसी वेसी सारे बंद हो जाते हैं, आपके पंखों की आवाज़ तब्दील हो जाती है, स्लो हो जाती है, आपकी लाइट को स्लो हो जाती है। ठीक है, तो अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि वो लाइट चली गई है और अब यूपीएस पर है। इसी तरह से जब शुगर हमारे अंदर, वो बेसिकली मेन फ्यूल है, जब वो नहीं जलता तो आपकी चर्बी जलनी शुरू होती है। जब चर्बी जलती है तो फिर बेसिकली आपका वजन भी लूज होता है, आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब उसका हल बेहतरीन क्या है कि ख़ास तौर पे जो प्री डायबिटिक्स हैं, इनको अगर ऐसा हो जाता है तो वो जितनी फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, मसल्स को जो है ऑक्सीजन चाहिए होगी, मसल्स को क्या नाम है शुगर चाहिए होगी, वो ज़्यादा उसकी तरफ जाएगी और उनकी जो है प्रॉपर क्रैप साइकिल चलेगा और उनकी चीज़ें सेटल होंगी। इस वक्त हम इसका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमने इसके हर्ब्स बनाए हैं, सारा कुछ किया। मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना अपनी में रिसर्च करके जो हमने की वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली
ये जो है ना, ये बेसिकली इंसुलिन रिजर्वायर है, ठीक है, जो लुबलुबा मैंने आपको बताया ना ये, और इसका ये डायमीटर देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। आप अगर 10 दफ़ा खाएंगे 10 दफ़ा इसमें से इंसुलिन निकलेगी, आपके खून में शामिल होगी और शुगर को उनके खुलियों तक पहुंचाएगी, ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब क्या होता है, एक खास तौर पे एक कीड़ा है जिसको हम कहते हैं यूरिट्रीमिया पेनक्रेटिकम। ये क्या चीज़ है, ये कीड़ा बेसिकली आता है आपके फसलों से, जहाँ ये पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं ना, ये वहाँ से ये पैदा होता है, जब सारे आपके फ्रेंडली वो मर जाते हैं तो ये कीड़ा पैदा होता है। ये देखें, ये जो वो प्री डायबिटिक की बात कर रहे थे ना, वो जो पहला कॉलर था, उसमें देखें कि वो बेसिकली पहले ये इतना बड़ा डाया था, अब ये आ गया इतना। अब ये वो स्टेज है जहां पेशेंट कहता है कि जी मेरी फास्टिंग शुगर खराब हो रही है, रैंडम में बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। हम उसको कहते हैं यार तुम जरा एहतियात कर लो, खाने पीने का परहेज कर लो। जब वो थोड़ा सा खाने पीने का परहेज करता है, 6 महीने बाद वही मरीज वापस आ जाता है, डॉक्टर साहब हुन मेरी जी ना सुबह दी भी फास्टिंग भी खराब हो गई है और मेरी रैंडम भी खराब हो गई है। अब उसमें क्या होता है कि ये कीड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये देखें, ये इसकी ये वाली शक्ल ले लेता है ऐसे करके। अब देखें इसका सुराख कितना है, ये ठीक है, ये वाला इतना सुराख रह गया। अब क्या करें, अब क्या करते हैं हम, ये देखिए, ये मैंने बनाया लोगों को समझाने के लिए, ये है आपकी गोलियां, ठीक है, ये आपकी एलोपैथिक मेडिसिन है, जो मेटफॉर्मिन है, ग्लाइकोलाइड है, ग्लिमेप्राइड है, ये वो गोलियां। अब क्या होता है कि ये जब हम गोली देते हैं ना, तो ये देखें इस तरह से, अब ये गोली क्या करती है, अंदर से पुश करती है ऐसे, ये पुश करेगी तो इसमें से इंसुलिन निकलेगी, इंसुलिन निकलेगी, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, हम बड़े खुश हो जाएंगे, लो जी शुगर तो कंट्रोल हो गई है। ओ भाई, उसके बाद वो जब फिर दोबारा जब खाएगा ना, तो ये गोली तो नहीं दोबारा वो असर करेगी, फिर शुगर बढ़ जाएगी। कंपनियों ने आपको इसी चक्कर में फंसा दिया है कि आपका HbA1c एग्जैक्टली, ठीक है। और फिर एक हद ये आ जाती है नूर कि ये इतना बढ़ जाता है कि आपका सुराख सिर्फ इतना सा रह जाता है, ठीक है, ये इतना सा सुराख। ये वो स्टेज होती है जब हम कहते हैं कि जी अब आपका जो ना लुबलुबा थक गया, अब आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब असल में इलाज क्या है, ये तो कंपनियों ने फंसा दिया ना इसी में। और मैं भी स्पीकर हूँ, क्या नाम, मैं कंपनियों को जो इंसुलिन बनाती है उनको बताता हूँ यार इंसुलिन कैसे टाइट्रेट करनी है, बच्चों में कैसे लगानी है। अब बेसिकली इसका असल ट्रीटमेंट क्या है कि आप ये इन सारे कीड़ों, इस कीड़े को आप मार देंगे तो क्या होगा, दोबारा से आपका ये लुबलुबा नॉर्मल हो जाएगा और आपको अब दोबारा से किसी दवा की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन ये करेंगे कैसे हम, उसके लिए देखिए हमने जो क्या नाम है हर्ब, ये हर्ब्स हैं, ये जो हर्ब्स हमने बनाए हैं, ये आप जो देख रही हैं, नाम मैंने नहीं दिखा सकता, ये देख रही हैं ना आप, ये 3 तरह के हर्ब्स हैं, 3 तरह के कैप्सूल हैं, रेड, ग्रीन और येलो, और इनके साथ ये एक क्या नाम है इसका सिरप है। ये ऐसी चीज है जो बेसिकली इस यूरिट्रीमिया पेनक्रेटिकम को मारती है। ओके, 4 से 6 महीने के दरमियान जो पेशेंट खासतौर पे, अच्छा उसके मैं शुरू कैसे करवाता हूँ, इसके साथ एलोपैथिक भी शुरू करवाता हूँ। एलोपैथिक अच्छा। अगर इंसुलिन ले रहा है लेता रहेगा, अगर वो इंसुलिन वो क्या नाम है गोलियां खा रहा है वो खाता रहेगा, या मैं खुद लिख के दूंगा कि यार ये वाली इसको लेना है, क्योंकि इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसुलिन को शुगर को कम करे, वो हम उससे एडवांटेज ले लेते हैं। इसका बेसिकली काम 2 है, एक आपके जिस्म के अंदर जो दर्दें हैं उसको खत्म करे, दूसरा जो है आपके इस कीड़े को मारे, ठीक है। अब जब ये कुछ होना शुरू होता है पेशेंट खुद, अब आपको मैं मतलब इसमें जो बहुत बड़ी मिसाल है, मेरे पास हमारी मस्जिद नबी के जो खादमे आल है ना, उनका नाम अबू उसामा है। अबू उसामा से मेरी मुलाकात थी 2020 में जब मैं उम्रे पे गया था। वहीं मेरा एक पेशेंट था इदरीस, तो वो जद्दा से आया था मेरे पास वहाँ मिलने के लिए। अबू उसामा वॉज बेसिकली डायबिटिक और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती थी, वो गोलियां खाते थे, 350 पौने 400 उनकी शुगर रहती थी। उस जमाने में मैंने 2020 में उनको इंसुलिन शुरू करवाई, वो 3 दिन में माशाल्लाह ठीक हो गए। फिर उनकी बड़ी दोस्ती मेरे साथ पक्की हो गई। फिर मैंने उनको 6 महीने पहले ना ये मैंने मेडिसिन भिजवाई, मैंने कहा अबू सामा ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। आप यकीन करें नूर, 2 महीने बाद उनका मुझे फ़ोन आ गया, डॉक्टर साहब वो मेरी फास्टिंग शुगर चली गई है 60 पे और रैंडम मेरी आ गई है 80 पे, अब मैं क्या करूँ। मैं कहती अब इंसुलिन बंद करें। अब माशाल्लाह इस वक्त उनकी रिपोर्ट ये है, इस वक्त उनकी कोई दवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इन्हीं हर्ब्स पे हैं। उनकी इंसुलिन खत्म हो गई, उनकी ओरल गोलियां खत्म हो गई जो एलोपैथिक थी। अब ही इज लिविंग अ परफेक्ट लाइफ। अभी बल्कि पिछले दिनों उनका बेटा अनस है, उसको भी बेचारे को डायबिटीज हो गई है, तो उसके लिए 4 महीने के लिए उन्होंने दवाई मंगवाई है, कोई उनका दोस्त जा रहा था वो लेकर गया है। तो दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रग, और ये वाकई लोगों के ऊपर बड़े असरात छोड़ रही है और लोग वाकई इससे ठीक हो रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मुझे लगता है इजीली एक्सप्लेन भी किया। अच्छा, जाते जाते क्विक आपने हमें बताना है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी हमें बता रही होती है दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स डायबिटीज़ और हम वो इग्नोर कर देते हैं यूजुअली।
ज़बरदस्त सवाल है। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दो चीज़ें बस हमेशा याद रखें। अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है और बार बार प्यास लग रही है, जिसको हम कहते हैं गर्मी की ना, पानी पीने पेशाब करने हैं, पानी पीने पेशाब करने मुझे हैं। तो डर लग रहा है, मुझे बार बार प्यास लगती है। एक ये, और दूसरा है आपको बहुत भूख भी लग रही है लेकिन आपका वेट नीचे से नीचे जा रहा है। अच्छा, नहीं तो ऐसा ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इसको समझ लें तो आप कभी भी, आप हमेशा इसको शुरू में पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं पकड़ सकेंगे तो फिर बहुत आगे से जाके पकड़ के आपको वापस लाना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे कि समर्स में ऐसे पेशेंट्स को क्या एहतियात करनी चाहिए और यूजुअली किन वजूहात की वजह से होती है और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे साथ डायबिटीज़ एक्सपर्ट मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद राशिद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, अप्रैल 2025 में सीसीडी के क़याम के बाद जहां पुलिस इनकाउंटर्स में तेज़ी आई, वहीं पुलिस के डेटा के मुताबिक क्राइम की शरह में भी कमी आई थी। एक तरफ जहां पुलिस इनकाउंटर्स पर लोकल और इंटरनेशनल मीडिया में क्वेश्चंस उठे, वहीं वज़ीर आला पंजाब मुख्तलिफ मौक़ों पर सीसीडी को शाबाश देती रही और साथ में कारकर्दगी पर सराहती भी रही। लेकिन वही रवा माह 23 अप्रैल को होने वाले इजलास में पुलिस अफसरान पर खूब बरसी और सवाल पूछती नजर आई कि पंजाब और लाहौर में जराइम की नई लहर का जिम्मेदार कौन है। पुलिस डेटा के ही मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह में पिछले साल के निस्बत डकैती, रेज़नी और कत्ल के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। इजलास के दौरान वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने यह सवाल भी उठाया कि पुलिस डिपार्टमेंट को 527 अरब का कसीर बजट दिया गया, लेकिन ख़वातीन पर अब भी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अब भी डकैतियाँ और कत्ल करने वाले बेखौफी से वारदात करते हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुजाहिद शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजाहिद, सबसे पहले बताएं कि सीसीडी का क़याम तो इसलिए किया गया था कि जो क्राइम रेशो है वो कम हो, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी उसमें कमी नहीं आई, तो इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, बुनियादी तौर पे वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनका विजन ये था कि लाहौर समेत पूरे पंजाब में जो बसने वाले लोग हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए। कुछ इतलात ऐसी मौसूल हुई कि पुलिस के ज़रिए जिन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। कोई एक डिपार्टमेंट या एक विंग उसका ज़िम्मेदार नहीं था कि डकैती हुई, कत्ल हुई, कुछ ऐसे वारदातें हुई, हीनियस क्राइम जिसको कहा जाता है, तो फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे मसाइल की कमी रहती थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह बजट हुआ करता था कि अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के किसी ऑफिसर ने कत्ल की वारदात को अदालत के ज़रिए मुलजिम को सज़ा दिलवानी है तो उसमें कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा एक अमल होता था, जो बहुत ना होने के बराबर था कि 25,000 रुपया सिर्फ जो है वो एक 302 के मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए आईओ को दिया जाता था, जो बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। फिर उसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से खला जो हैं वो रह जाते थे, उनको मुकम्मल शवाहिद नहीं मिलते थे, मुकम्मल अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। फिर अदालतों से ज़ाहिर है कमज़ोर तफ्तीश की वजह से मुलजमान को रिलीफ भी मिलता रहा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एक पुराना एक विंग था, बहुत पहले से जो काम कर रहा था, उस वक्त उसको CIA कहा जाता था, फिर उसको OCU का नाम दिया गया, फिर उसको CCD का नाम दिया गया, यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसमें तकरीबन 2 से 2,500 पूरे पंजाब में एहलकार हैं जो काम कर रहे थे, और उनकी बहुत सारे मुबैना पुलिस मुकाबलों की वजह से जो बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें मंशियात फरोश भी हैं, जिनमें बदमाशों के नाम भी हैं, जो कई अरसा से लाहौर समेत पूरे पंजाब में राज करते रहे, वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए, जो आज से पहले ये चीज़ें कभी सामने नहीं आई थी। तो यकीनन इसकी कारकर्दगी को देखकर लोगों ने भी बहुत सराहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो ऐसे क्रिमिनल थे वो बैक फुट पे चले गए या अंडरग्राउंड हो गए। बिल्कुल, हमने देखा भी है एकदम से क्राइम ना बिल्कुल कम हो गया था, बड़ा सेफ समझा जाता था, बिल्कुल सेफ समझा जाता था। फिर उसके बाद एक डाला कल्चर, जो एक गाड़ी है उसके पीछे 2-2, 3-3 डाले हैं, उसमें असला लेकर असला बरदार बैठे हुए हैं और खौफ की एक अलामत समझा जाता था। अब कम से कम पूरे
पंजाब में ये ज़रूर है कि वो डाला कल्चर हमें दिखाई नहीं देता। डाले ज़रूर चलते हैं लेकिन उसमें वेपन इस तरह से ओपन नहीं लोग पकड़ के बैठते हैं। तो यकीनन ये क्रेडिट जाता है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को और वज़ीर आला पंजाब के वीएन को। फिर दूसरी पुलिस जो है उनको भी किया गया। ये जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रही हैं, इससे पहले भी एक मीटिंग हो चुकी है, उसमें बड़ा बरमला सीएम पंजाब जो है उन्होंने कहा कि 2 से 2,500 की ये फोर्स है और लाखों अहलकारों पर और अफसरान पर मुश्तमिल पंजाब की फ़ोर्स है, लेकिन कारकर्दगी इसके मुकाबले में कम है। ये लोगों की भी राय है और हर शख्स की राय है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं या काम हो नहीं रहा, हो रहा है लेकिन अपने अपने अंदाज में हो रहा है। लेकिन जो विजन पंजाब गवर्नमेंट का है, ख़ासकर ख़वातीन और बच्चे एक रेड लाइन है, डेड लाइन है, इसको क्रॉस ना कोई करे, तो फिर उसकी वजह से ये सारे मसाइल जो हैं वो सामने आए। और लास्ट जब एक सीएम साहिबा से बड़ी आला अफसरान पर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, आईजी पंजाब साहब भी थे, ये तमाम लोग जब बैठे तो उन्होंने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि 2025 के आखिर तक तो क्राइम काफ़ी नीचे रहा, लेकिन जैसे ही 2026 शुरू हुआ तो इसमें रमज़ान भी आया, इसमें ईद भी आई, तो इसमें डकैती की वारदातें, ख़वातीन के साथ जुल्म सितम और कत्लों की वारदातें, फिर बहुत सारे ऐसी जो डिजिटल एविडेंस हैं जिसको क्लोज सर्किट फुटेज कहा जाता है, उसके ज़रिए भी उनको पता चला कि ये तो ऐसे लगता है कि लोगों के दिमाग में और दिल में जो ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसा जुर्म करते हैं, उनके तो दिलों दिमाग में ये खौफ ही नहीं है पुलिस का। तो इस बात को लेकर उन्होंने भरमी का इजहार किया और पूरे पंजाब की पुलिस को उन्होंने कहा, जिसमें लाहौर भी शामिल है, उन्होंने कहा कि क्राइम क्यों कंट्रोल नहीं हुआ। फिर इस पे कुछ लोगों ने, कुछ सीनियर्स अफसरान ने जवाब भी वहाँ पे दिया, क्योंकि बाकी पूरे पंजाब के जो 36 अजला हैं उसके आरपीओज़, डीपीओज़ वो भी वहाँ पे ऑनलाइन मौजूद थे। तो फिर सीएम साहिबा ने उनको वो वीडियोज़ दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वीडियोज़ हैं तो ये तो झूठ नहीं बोलती हैं। इसमें लाहौर की भी थी, शेखुपुरा की भी थी, फैसलाबाद की भी थी। वो वीडियोज़ दिखाई और कोड किया उन्होंने कि 500 अरब से ज़ायद का बजट आपको दिया जा रहा है। तो ये तो इसलिए दिया जा रहा है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोगों को इंसाफ मिले। तो फिर इसके क्राइम बढ़ने की वजह क्या है? देखें, अभी आपने उसमें ज़िक्र किया कि सीएम साहिबा ने सीसीडी के उस इक़दामात को, बहुत सारे इक़दामात को सराहा। ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि उन्होंने बहुत दफ़ा तारीफ़ भी की सीसीडी की, लेकिन उसके बरक्स एकदम से 2026 जो है वो क्राइम रेट बढ़ा। उसमें उन्होंने कहा कि जो है ये शिद्दत फिर आई है क्राइम की। अब हमने देखा कि फिर एक मरतबा इसमें पुलिस मुकाबले जो हैं उसमें भी शिद्दत आ गई। पिछले चंद रोज़ में कुछ 6-7 लोग लाहौर में जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे गए और उसके अलावा भी मारे गए। अब क्राइम बढ़ने की वजह क्या है? वजह उसमें ये है कि देखें, जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, जो वारदातें करते हैं, जो कत्लो गारत करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन बेहतर ना होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल पाता और ऐसे मुल्ज़मान गिरफ़्तार ही नहीं होते हैं जो ब्लाइंड मर्डर हो। बहुत सारे लाहौर में ऐसे केसेस हैं जिसमें ख़वातीन अगवा भी हुई हैं, उनको भी तलाश नहीं किया जा सका। पुलिस का मौक़िफ़ ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से घरों से चली जाती हैं और जाकर अपनी मर्ज़ी से शादियां कर लेती हैं, लेकिन उनके जो लवाकिन, उनके जो वालदैन, वो ये मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम हमारी बेटियां अगर अपनी मर्ज़ी से घर से गई हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो उनको ये तो पता चल जाए कि उनकी बच्चियाँ ज़िंदा भी हैं या उनको मार दिया गया है। एक बहुत अहम वाक़या ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आता है कि 22 साल एक लड़की जो है वो घर से लापता हो जाती है। इसमें बहुत दिलचस्प बातें हैं जिसमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी एक्शन लेती हैं। तो FIR दर्ज हो जाती है 365B की दफ़ात के तहत। उसके बाद पुलिस जो है उसकी तलाश शुरू करती है। यकीनन घर वालों से पूछना होता है, मोबाइल डाटा, CDR रिकॉर्ड और क्लोज सर्किट फुटेज सारा कुछ लिया, तो पता ये चला कि वो खातून जो है शायद सरगोदा के इलाके में किसी टिकटॉकर कोई मियाँ बीवी थे, तो उनके साथ वो राब्ते में थी। पुलिस ने उनको भी जो है शामिल तफ्तीश किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिर्फ
ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो करोड़ों रुपए की चोरी से या करोड़ों रुपए के सोने से महरूम हो गए हैं और उनकी रिकवरी जो है वो नहीं हुई है। मामला कुछ इस तरह से है कि ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी भी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इल्तवा का शिकार हैं। पिछले दिनों आपको पता होगा कि 19 करोड़ रुपए की डिफेंस के इलाके में एक चोरी की डकैती की वारदात होती है। 4 जो डाकू हैं वो घर में दाखिल होते हैं और 19 करोड़ रुपया जिसमें सोना भी था, कुछ कैश था, लेकिन कीमती घड़ियां थी, उनके साथ डकैती की वारदात होती है। और उसी दौरान 53 लाख रुपए की एक दूसरी जगह पे उसी डिफेंस के इलाके में वहाँ भी वारदात होती है और उनकी भी रिकवरी नहीं हुई। राइट साहब, ये बताएं कि गुज़िश्ता साल हम देखते हैं कि 870 से ज़्यादा इनकाउंटर्स किए गए और 1300 पुलिस मुकाबले भी हुए, और एक तरफ तो जो हमारी सीएम है वो कहती हैं ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है, लेकिन ख़वातीन से स्नैचिंग में जो स्नैचिंग केसेस हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। हरासमेंट के हम इतने बुरे बुरे केसेस आजकल देख रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, और बच्चियों के साथ भी बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, उनको हरास करने की कोशिश की जा रही है, गलियों में चल रही होती हैं, जाते जाते उनको बैड टच कर जाते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा दे जाते हैं। इतनी सब चीज़ों के बावजूद भी क्राइम रेशो क्यों बढ़ी है, कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? देखें, इसका सवाल जो आपने किया है यही उस मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया गया था और इसका जवाब भी उन्होंने मुख्तसर सा एक यही दिया था, क्योंकि पुलिस अफसरान की जानिब से कहा गया था कि इतने मुकदमात, बहुत सारे दादो शुमार जो हैं वो लेकर गए कि जी इतने बच्चों को बाजियाब करवाया गया। अब आप जिक्र कर रही हैं ख़वातीन और बच्चों का, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की जो है वो अवलिन तरजीह है बच्चों और ख़वातीन को इस तरह के अगर केसेस होते हैं तो उसमें इंसाफ दिलवाना। तो तमाम सूबे भर के जो अफसरान हैं वो एक लेकर गए थे दादो शुमार के हमारे यहाँ पे ये बच्चों के और ये ख़वातीन के केसेस हुए, वो सॉल्व ज़रूर हुए हैं। उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें मैं एक सबसे अहम मिसाल के तौर पे एक केस सामने रखना चाहता हूँ कि इचरा में एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या और तकलीफ़ देह वाक़या हुआ कि एक माँ ने जो है वो 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया, छुरी ख़रीदी और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो जो है इत्तला भी देती रही पुलिस के सामने, ड्रामा किया कि तबीयत ख़राब है, डॉक्टर को बुलवाया। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ तो वहाँ पे हमने मैं ख़ुद गया उस पर उसको कवर करने के लिए, तो वहाँ पे जो ख़वातीन इर्द गिर्द के लोग थे, जो दुकानदार थे, वो थोड़ा सा कमर्शियल एरिया है, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह के हालात वाक़यात लग रहे हैं ये लगता है कि फ़ैमिली के ही किसी शख्स का काम है। माँ से और बाप से तो खैर तवक्को की नहीं जा सकती थी, हालांकि माजी में भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। और हम बात कर रहे थे क्राइम की जो बढ़ती हुई रेशो है उसके बारे में। मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, पर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख, तकलीफ़ और थकन को दूसरों से छुपा लेते हैं। वो बाहर से बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन अंदर से वो शदीद तकलीफ़ में होते हैं। और अक्सर हम सिर्फ वही देखते हैं जो नज़र आता है, जैसे किसी का रोना या उदास होना। लेकिन बाज़ दफ़ा डिप्रेशन हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खामोश हो जाते हैं, कुछ गैर मामूली तौर पर मसरूफ़ रहने लगते हैं और कुछ अपने जज्बात को मजाक या हंसी में छुपा देते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा अली, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो हम बात करते हैं हिडन डिप्रेशन की, ये क्या होता है? देखिए, हिडन डिप्रेशन ये होता है कि जिसको पता ना हो और उसको डिप्रेशन हो। बाज़ औक़ात तो ऐसा है ना कि कुछ लोगों को पता होता है कि जी रोना आ रहा है, दिल नहीं लग रहा, मूड ठीक नहीं है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो वो तो आम तौर पे उनको पता होता है और वो उसके लिए अपना कोई तदारुक करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोगों को का तो मसला ये है कि उनको खामोश डिप्रेशन है, दर्द है लेकिन पता नहीं दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में ऐसे हैं
कि जिनके दिलो दिमाग पे ऐसे ज़ख्म, ऐसे खामोश घाव लगे हुए हैं कि जो कि वो किसी को बता नहीं सकते, सबसे वो छुपा के रखते हैं। और बाज़ औक़ात तो इंसान को खुद पता नहीं होता कि उसको जो ज़ख्म लगे हैं वो किस वजह से और कितने गहरे लगे हैं। मैं ज़ख्म की बात कर रहा हूँ जो इंसान की रूह पे, उसके दिलो दिमाग पे लगे होते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर इंसान, और ये गौर से सुनिएगा, हर इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। उसके ऐसे दुख होते हैं कि वो जो किसी को बता ही नहीं पा रहा होता। असल में वही जो मसले मसाइल होते हैं वो दर्द कर रहे होते हैं इंसान को, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी ठीक नहीं गुजरती। ज़िंदगी लेकिन में अली हो भी तो सकता है कि वो किसी पे ट्रस्ट ना करता हो। वो नहीं, कहते हैं बिल्कुल। ना, वो जब आपने अपना दुख किसी को बता दिया तो फिर वो अपना तो ना रहा ना। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह तो आजकल यही है कि आप जो है अपना दुख दर्द किसको बताएं। लोग आज समझते के भी नहीं हैं। लोग समझते नहीं हैं, समझना चाहते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि आज के इंसान के पास ना, वैसे तो हम इंसानों से घिरे रहते हैं, लेकिन आज के इंसान के पास कोई दो लोग ऐसे नहीं होते कि जिसको वो अपना दुख दर्द बता सके, क्योंकि शेयर अली कर हर सके। कोई किसी दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। हालांकि किसी के बिल्कुल ऐसे ही गिरने है। से या किसी के ऊपर जाने से ना आपका कोई फायदा है ना आपका कोई नुकसान I है। totally वो agree अपनी with you. ग्रोथ पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। वो या किसी की बिचिंग कर रहे होंगे, किसी की जातियात पे बात कर रहे होंगे, किसी की ड्रेसिंग पे बात कर रहे होंगे, इस तरह की बातें करेंगे और हम उनको देखेंगे वो वहीं पर स्टक है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें यही तो बात है ना कि आजकल जो तन्हाई है ना, ये वबा की तरह फैली हुई है। ये बिल्कुल एक वबा है। कहने को जो है लोगों में घिरे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अंदर से अकेले हैं। अब क्योंकि तन्हा है, तन्हाई की मैं समझता हूँ कि ये तन्हाई की बीमारी है जो कि आजकल के माशरे में बहुत आम पाई जाती है। अब उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि किसको बात बताएं। जिसको आप बात exactly. बताएंगे वो तो आपकी टांगे खींचना शुरू कर देता है। और उसके बाद यह है कि फिर लोग जजमेंटल हो जाते हैं। आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को भी अपनी कोई बात बताएं ना, तो वो उस जजमेंटल हो जाएगा, आपकी वो कदर करना ख़त्म कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जो आपका बड़ा ख़ास दोस्त है। इसके अलावा आप अपने हमसाए से, कुलीग से, काम की जगह पे और जो दूसरी जगह पे, वो तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप कोई ऐसी बात इंसान करता है तो वो दूसरे इंसान जो है वो उसको ना सिर्फ टटोलते हैं बल्कि ये समझते हैं कि फलां शख्स का अब राज मेरे पास आ गया। बिल्कुल ऐसे। अली एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि ये जो डिप्रेशन के बारे में मैं आपका न्यू ईयर देख रहा था ना, अभी डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं जैसे। जी जी। तो मेरी बेगम को ना सर में एक साइड पे बहुत ज्यादा दर्द होती है। अच्छा। एक मतलब सर के एक हिस्से में दर्द होती है, दूसरे किसी भी हिस्से में नहीं। तो उसकी वजह से वो काम का छोड़ के ना चार पे पड़ जाती है। मतलब है वो मैं पूछना असल में ये चाहता हूँ कि वो डिप्रेशन का शिकार है या नींद कम या कोई ज्यादा काम या इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है। देखिए जो सर का दर्द है, आधे सर का दर्द, ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है। ये बिल्कुल डिप्रेशन में भी होता है, लेकिन ये एंग्जाइटी के मर्ज में भी ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये डिप्रेशन और सिर्फ एंग्जाइटी है। ये कोई न्यूरोलॉजिकल मसला हो सकता है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या फटीग की वजह से भी हो सकता है। इसमें यह है कि अगर जो सर का दर्द है ये तो आपको डायग्नोस ही कराना पड़ेगा किसी डॉक्टर से। जब आप सारी सिम्टम्स को बताएंगे तब ही प्रॉपर डायग्नोज हो सकता है, क्योंकि सर दर्द जो है वो 3-4 जो मैंने वजूहात बताई उस वजह से होता है। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि वो जो कह रहे हैं कि वो पड़ जाती हैं सर दर्द के बाद, तो ये कुछ डिप्रेशन की ही तरफ आमतौर पे इशारा करता है। क्योंकि जिनको न्यूरोलॉजिकल कॉज या किसी थकावट की वजह से अगर सर दर्द है या कहीं पे दर्द है, तो वो लोग जो हैं वो आमतौर पे उनको मसले तो होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो बिल्कुल ज़िंदगी से कट ऑफ नहीं होते। जैसे इन्होंने वर्ड यूज़ किया कि जो पड़ जाती है, मतलब कि शायद वो बिस्तर पे लेट जाती होंगी। तो यकीनी तौर पर ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये डिप्रेशन ही की वजह से होता है। लेकिन इसमें फिर अगेन मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होता है। अक्सर माइग्रेन होता है, हाइपरटेंशन होता है, मुख्तलिफ जी सर के बिल्कुल, दर्द होते हैं। फटीग की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। उसके अलावा फिर कुछ और कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज वगैरह में और कोई जो कंडीशंस हैं उसमें भी ऐसी अलामात होती हैं। तो इसको सिर्फ इस बेस पे, सर दर्द की बेस पे हम सिर्फ डिप्रेशन डायग्नोज नहीं कर सकते। लेकिन जो बाद में इन्होंने अलामात बताई कि वो कोई काम करने को जैसे दिल नहीं किया तो वो कुछ इशारातन ये डिप्रेशन की तरफ इशारा करता है। लेकिन फिर भी डायग्नोज जो है प्रॉपरली किसी को फिजिकली विजिट करके इनको ज़रूर करवा लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अली, हम डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे, जो हिडन डिप्रेशन है
तो उसके कुछ सिम्टम्स बताएं और हाउ डेंजरस इज़ दैट। देखिए, अगर तो आपका ज़िंदगी में दिल नहीं लग रहा, सारी चीज़ें आपको ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी, खालीपन महसूस हो रहा है, आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में ठीक तरह से इंजॉय नहीं कर रहा या कर रही। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई ख़ास मेरा मकसद नहीं रह गया, बज़ाहिर अगर चीज़ें ठीक भी हैं, तो फिर मसला क्या है, मेरी ज़िंदगी का मेयार वो क्यों नहीं है, मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही, मैं उतनी एनर्जेटिक क्यों नहीं महसूस कर रहा कोई शख्स। अब अगर तो किसी को ये मसला, तो ज़ाहिर बात है इसको हम हिडन डिप्रेशन की अलामात कह सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस हद तक ये जो इसका जो ख़तरनाक है। देखिए, अगर एक इंसान को कोई ऐसा मसला है कि जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं वो उसको बुरुए कार लाते हुए अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसकी सलाहियतों को जंग लग रहा है, तो ये हिडन डिप्रेशन में आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है। इंसान आमतौर पे जो काम करने के काबिल होता है, अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी होती हैं, उसको बुरुए कार लाते हुए ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, जो काम वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। उसके अलावा परेशान रहता है, एनर्जी लो उसकी रहती है, और उसके बाद अलावा वो अपनी ज़िंदगी में उस तरह से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता। अब आप देखें ना कि किसी को ये साइलेंट डिप्रेशन, हिडन डिप्रेशन हो गया, तो ये तो ऐसा ही इतना ही ख़तरनाक है कि आपने किसी शख्स की टांगें बांध दी हो और उसको कहा जाए कि चल भी और रेस में दौड़, तो बंदी टांगें वाला जो इंसान है वो किस तरह रेस में दौड़ सकेगा? नहीं ना दौड़ सकेगा। इसी तरह से जो हिडन डिप्रेशन होता है, ये आप यही समझ लें कि आपको किसी ने ना जकड़ा होता है आपकी सलाहियतों को, आप जिंदगी में उतनी तरक्की नहीं कर पाते, आप उतना जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं उनके मुताबिक आप ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाते, आपके झगड़े रहते हैं, आप थके थके रहते हैं, नींद के आपको मसले हो सकते हैं। गर्ज के अगर डिप्रेशन, ये जिसको आप बात की, बज़ाहिर तो ये कोई जानलेवा चीज़ नहीं है, लेकिन डिप्रेशन इतना ही ख़तरनाक होता है, चाहे हिडन हो, चाहे क्लिनिकल हो, चाहे मेजर हो, जितना कि कोई ना कोई मोहलिक मर्ज, खुदा ना खास्ता बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई हाई स्टेज का कैंसर हो गया या इसके अलावा और कोई क्रॉनिक डिजीज होगी। अब आप देखें कि उससे इंसान की ज़िंदगी पे कितने नेगेटिव असरात होते हैं। अच्छा, डिप्रेशन जो है ना, उससे भी उतने ही जो इंसान की ज़िंदगी पे मौलिक असरात होते हैं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप करना चाहते हैं लेकिन आपसे अगर कुछ हो ही नहीं पा रहा। फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा देखिए, ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ता ही पड़ता है। आमतौर पे ये देखा गया कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनकी जो ज़िंदगी का दुरानिया थोड़ा हो जाता है, उनकी जो लॉन्जिविटी है, यानी कि कोई शख्स कितनी लंबी ज़िंदगी गुजारेगा, अगर उसको डिप्रेशन है तो उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो डिप्रेशन वाला इंसान है वो अपना ख्याल नहीं रखता, वो अपनी केयर नहीं करता, खाने पीने का ख्याल नहीं रखता, सोने का, जागने का, कपड़े पहनने का, या इवन के अपने जो रूटीन के मामला है उनका सही तरह से ख्याल नहीं रख पाता, जिससे क्या होता है उसको बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। जब अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो ये समझे कि ये गेटवे है, इसमें आपको फिजिकली जो बीमारियां भी ज़्यादा लगेंगी, उसमें छोटी बीमारी से लेकर सीजनल फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह ये भी आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बैठ जाता है। उसके दूसरा ये है कि फिर लॉन्ग टर्म कुछ साल अगर किसी को डिप्रेशन रह जाए तो ये देखा ये गया कि उसमें डायबिटीज़ या इस तरह के और हड्डियों का मसला या कोई और इस तरह की जो क्रॉनिक लाइलाज बीमारियां वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी केयर करता नहीं है। आमतौर पे जो डिप्रेशन वाले हैं वो मायूस रहते हैं, क्या करना है, क्या फ़ायदा, क्या हो जाएगा, ये करके लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं इनसे बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही एक कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सईद साहब, सवाल कीजिए। सर, मेरा मसला है कि मुझे 10-12 साल पहले जहनी डिप्रेशन हुई थी। जी जी, डिप्रेशन हुई थी अपना टीवी पीछे से म्यूट कर दें। मिलने की वजह से। किस वजह से? जी, मुलाजमत ना मिलने की वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ था। बुलंद मकाम मिलने की वजह से? जी जी, मुलाजमत ना मिलने की वजह से। मुलाजमत ना मिलने की वजह से, ठीक है। तो अभी भी आपको डिप्रेशन? नहीं, अब मैं ठीक हुआ, इलाज करवाया था, लेकिन अब मैं एक गोली ले रहा हूँ नींद की जो मेरी छूट नहीं गई थी। ठीक है, तो आप छोड़ना चाहते हैं, ये सवाल कर रहे हैं आप? जी जी, ये गोली छोड़ना चाहता हूँ, वो नहीं छोड़ रही। ठीक है जी, बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन है। देखिए, बात ये होती है कि इंसान जो होता है ना वो मंजिल तो राही ढूंढ लेता है, रास्ते मगर खो जाते हैं। जो भी इंसान के साथ ज़िंदगी में मामलात होते हैं वो मामलात ख़त्म तो हो जाते हैं। जैसे इनको मुलाजमत नहीं मिल रही थी, डिप्रेशन हो गया, मिल गई, डिप्रेशन काफ़ी जो है बेहतर हो गया, यानी कि मसले हल हो गए, जो मंजिल हमें मिल गई। लेकिन वो क्या है कि रास्ते जो होते हैं, जिन रास्तों से गुजर के हम मंजिल पे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मामलात ठीक होने के बावजूद भी डिप्रेशन कंटिन्यू
करता रहता है। इसमें ये होता है कि जब आपको कोई मसला हुआ, जैसे इनकी बात करें कि आपको मुलाजमत में कोई ना मिलने की वजह से कोई मसला हुआ, अब जाहिर बात है ट्रॉमा था, स्ट्रेस थी, परेशानी थी, उन दिनों में जो आपने सोचा कि अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, लोगों ने ताने दिए होंगे, अपने मुस्तकबिल का मसला होगा, सोचें आ रही होंगी, उस वजह से क्या हुआ, डिप्रेशन हो गया, मुलाजमत मिल गई, लेकिन अब वो जो पुरानी सोचें हैं वो जो दिमाग में फिक्स हो गई वो नहीं निकल रही। इसमें सबसे आसान हल ये है कि अगर आप ये गोली भी छोड़ना चाहते हैं, देखें इसमें मैं हल से पहले एक बता दूं कि जो दवाई होती है ना, नींद की जो दवाई होती है, ये कोई परमानेंट हल नहीं होता। नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ये इंसान के जिस्म में एक मेलाटोनिन हार्मोन है, वो कुदरती तौर पे निकलता है। अगर तो इंसान ठीक हो तो उसको खुद ब खुद नींद आ जाती है, नींद की गोलियों की इसको जरूरत नहीं होती। नींद की गोली जो होती है अगर आप मुसलसल खाते जा रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। छोड़ना कैसे है, बात यह है कि आप अपना जिस फेज में आपको डिप्रेशन हुआ था उस फेज में जरा दोबारा जाएं। यानी कि मिसाल देता हूं कि आपको अगर 2 साल पहले डिप्रेशन हुआ उन सोचों की वजह से, आज के दिन उन सोचों को जरा दोबारा थोड़ी देर के लिए सोचें और आप देखें कि पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है मेरे, किस तरह से मैं सोचा करता था कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी जिंदगी में तो कुछ होना नहीं है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो जब आप उस मोमेंट को, पुराने मोमेंट को आज की लाइफ में जरा रीलिव करेंगे तो आपका जो ट्रॉमा और जो स्ट्रेस जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है वो आपके जरा ब्रेन से, आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम हिडन डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे। अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। हमारे साथ मौजूद थे अली अजमल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।